क्या हेडिंग डाले थे हम लोग? ठीक है, शांत हो जाओ। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और डाइपोल मोमेंट के बारे में देखा था। ठीक है, डाइपोल मोमेंट अभी मतलब बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए हो कि दो चार्जेज हैं, सेम होने चाहिए, स्मॉल चार्ज होने चाहिए और उनको किसी पर्टिकुलर एक स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट कर देते हैं तो वही सिस्टम डाइपोल कहलाने लगते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म्स डाइपोल मोमेंट लेके आते हैं। डाइपोल मोमेंट मतलब जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो चार्ज आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, वो एक साथ आए हैं तभी उनको डाइपोल बोला गया है। तो जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ के एक सिस्टम बनाया है, इसी को डाइपोल बोले हो तुम। और अब ये क्या है, ये डाइपोल जो है आपस में एक मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट लगाते हैं। ये डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू Q, जो चार्ज लिए हो Q, और उनके बीच का सेपरेशन जिसको डाइपोल का लेंथ कहा जाता है, 2a जो तुमने लिया था। 2a इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का टोटल लेंथ है जिसको डाइपोल लेंथ या सेपरेशन बिटवीन द चार्ज बोल सकते हो। और सेंटर हमेशा इन दोनों के बीच में रहता है, मतलब आधा डिस्टेंस ए और आधा डिस्टेंस ए लिया जाता है। ठीक है, अब ये डाइपोल मोमेंट जब हम पढ़े हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कि डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैसे निकल के आएगा। तो मैंने कल आपको 3 केसेस लास्ट में बताए थे कि डाइपोल मोमेंट की वजह से 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। एक तो तुम्हें डाइपोल की एक्सिस पे, जिसको इक्वेटर एक्सिस भी बोल सकते हो, इक्वेटर मतलब उसकी ही एक्सिस है, डाइपोल एक्सिस कहलाती है, या उसको एक्सियल लाइन भी कहते हैं। और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस को इक्वेटोरियल एक्सिस भी कहा जाता है, तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी निकाल सकते हो। और तीसरा हमें बोला गया कि कहीं पे भी निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो हम हेडिंग डाले थे अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, और इसमें पहला हेडिंग होगा कहाँ पे, तो एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, या ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे आप निकालने जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं कल बताया था कि आप करके लाइएगा होमवर्क, अगर किए हैं तो आप चेक करिएगा क्या सही है कि गलत है। माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों एक साथ आ रहे हैं और इनके बीच में सेपरेशन है, जो सेपरेशन है वो a और a का है, तो टोटल डिस्टेंस हम 2a कंसीडर करते हैं। ये डाइपोल बनी। अब इससे एक्सियल लाइन पे जाना है, तो इसके एक्सिस पे अगर बात करोगे तो एक्सिस क्या होगा, क्या ये एक्सिस कहलाएगा डाइपोल का, यही इसका इक्वेटर कहलाएगा, तो हम इसको एक्सियल लाइन बोल रहे हैं, यही लाइन हमारी एक्सियल कहलाएगी। अब इसमें हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं P पॉइंट, और इसी P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक चार्ज है ये और दूसरा ये, ध्यान देना, फर्स्ट और ये है सेकेंड। फर्स्ट वाला चार्ज इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और सेकेंड वाला भी लगाएगा, बट ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है इस डाइपोल से, तो डाइपोल से जो भी डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर से लिया जाता है। तो क्या हम जो भी डिस्टेंस लेंगे सेंटर से लेंगे, तो हम इस सेंटर से इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लेते हैं, x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। माइनस क्यू वाला चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और उसकी वैल्यू होगी कितनी, E1। ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये सेकेंड चार्ज है तो ये भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा
और इसका नाम क्या होगा E2। मुझे P पॉइंट पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, E1। ध्यान से देखो, E2 में से E1 को मैंने कल बताया कि इसलिए माइनस किया क्योंकि E2 वेक्टर बड़ा है और E1 वेक्टर छोटा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले चार्ज ने P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है और इसकी वजह से डिस्टेंस कम है, मतलब पास में है ये पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। और इस चार्ज से देखें तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो कम वाले को माइनस कर देंगे ज़्यादा में से, E2 माइनस E1। अब E2 और E1 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। पहले तो E1 निकालते हैं। E1 मतलब इस चार्ज ने लगाया था, कितना होगा K, चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का देखें तो A प्लस एक्स, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड वाले चार्ज की वजह से आते हैं तो सेकेंड वाले चार्ज मतलब ये वाला चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगाया है, K Q, और डिस्टेंस इस वाले चार्ज से देखेंगे तो x में से क्या माइनस कर देंगे, a, तो x माइनस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के रख देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दोनों वैल्यू को जब हम रख रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू को कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा यहाँ पे 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में के क्यू बाहर चला गया है, E1 की वैल्यू रखे होगे तो कितना बचा होगा 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्या यही बचा होगा। अगर हम यहाँ पे अब इसको ऑपरेट करते हैं LCM लेके, तो LCM में कितना होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax होगा ना इतना, और यहाँ देखो x प्लस ए स्क्वायर से कट गया, ये जाएगा तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, माइनस इंटर करा देंगे तो क्या ये माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू हमें दिख रही है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो कितना फाइनली बचा, के क्यू ऊपर बचा कितना 2ax, 2ax क्या 4ax होगा अपॉन में नीचे क्या मैं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर था तो दोनों का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, क्या ये लिखा जा सकता है। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके आ गई है। अब सुनिए थोड़ा, अगर हम 4 को ब्रेक कर लेते हैं, जो 4 आया है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के को छोड़ दो, क्यू को छोड़ दो और यहाँ 2 लगा दो, क्योंकि 4 को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, 2ax अपॉन में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या यही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखी गई है, बस 4 को एक बार 2 यहाँ, एक बार 2 यहाँ, अरे यहाँ पे 4ax था तो 2 बाहर भेज दिया और 2 यहीं पे रहने दिया, तो 2 बाहर आ गया और 2 यहीं रह गया। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये q इंटू 2a क्या कहलाता है, P कहलाता है क्या, डाइपोल मोमेंट। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हेडिंग डाल रखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट ही तो आएगा इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2k और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक डाइपोल इसमें अगर हम आइडियल लेते हैं, आइडियल डाइपोल मतलब समझना इसका, आइडियल डाइपोल का मतलब, आइडियल डाइपोल का मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस जो है a या 2a बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, मतलब ये मीटर में दिया हो और ये मिलीमीटर में दिया, या ये सेंटीमीटर में दिया हो और ये माइक्रोमीटर में दिया हो, तो क्या ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। अगर डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया मतलब x इज मच मच ग्रेटर देन क्या हो रहा है a, तो क्या a को निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, a को हटा दें
देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या एक्स का पावर 4 हो जाएगा। अरे ये 0 हो गया, स्क्वायर का फिर स्क्वायर तो क्या एक्स का पावर 4 हो जाएगा, एक्स से कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3। क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पे होगा, एक्सिस पे, 2kp अपॉन एक्स क्यू। अगर ये डिस्टेंस को तुम r लिए हो तो क्या याद करोगे, 2kp अपॉन आर क्यू। क्लियर है इतनी बात। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस के लिए आता है, आइडियल डाइपोल के लिए आता है। बट अगर डाइपोल आइडियल नहीं है, आइडियल कब, हम क्वेश्चन करते समय ध्यान देंगे कि आइडियल कब नहीं होगा, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपेरेबल होगा, मतलब दोनों सेंटीमीटर में होंगे, दोनों मीटर में होंगे, तभी हमारा आइडियल नहीं होगा। तब उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आइडियल हो गया तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2kp अपॉन एक्स क्यू। क्लियर है इतनी बात। पहला केस है, इसको नोट करो फटाक से, फॉर्मूला याद रखिएगा। एट अ एक्सिस ऑफ डाइपोल 2kp अपॉन एक्स क्यू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। कल आधा तो बता ही दिया था मैं, बस यहाँ से आपको कैलकुलेट करना था, बाकी तो मैं बता दिया था कैसे निकाल के लाना है। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस है इक्विटोरियल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस। इक्विटोरियल एक्सिस एंड या इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस बोलो। हो गया, जल्दी करो भाई। हो गया नोट। सुनिए, निकालना है इक्वेटोरियल एक्सिस पे। बनाते हैं चार्ज माइनस क्यू। अच्छा एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, फिगर मिटा दिया हूँ बट ठीक है। 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है वेक्टर फॉर्म में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, नीट का क्वेश्चन है। बस आपसे पूछा था, अभी क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, मगर आपको याद होना चाहिए उस क्वेश्चन में बस पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल एक्सिस इन अ वेक्टर फॉर्म। 4 ऑप्शन दिया था, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी इक्वेटोरियल का दिया था, बट सपोज करो मैं आपसे पूछ दूं ये जो क्वेश्चन हमने निकाल के रखा है ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, स्केलर फॉर्म में आया है, मतलब डायरेक्शन हमें नहीं पता है, डायरेक्शन हम लॉजिक से बता लेंगे, बट अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहाँ पे जो फिगर बनाए थे उसी फिगर से याद दिलाता हूँ, माइनस क्यू चार्ज लिए थे, यहाँ पे कौन सा था, प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ से पॉइंट था P, और इससे डिस्टेंस उसका कितना लिया गया था, x, और ये था A और ये था A। थोड़ा बताना, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था जो कि कितना था E2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था जो कि कितना था E1। पहले बताओ E2 और E1 जब माइनस हुआ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है E2 माइनस E1 पे। तो E2 माइनस E1 जब आपने किया है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट में, ज़्यादा की तरफ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कौन है, E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डाइपोल मोमेंट किधर चलता है, निगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट किधर चलता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या डाइपोल मोमेंट भी इधर चलेगा। और ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में केवल दो ही तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डाइपोल मोमेंट। तो जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, क्या उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है क्या, तो क्या ये पॉजिटिव में ही रह जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलता और डाइपोल मोमेंट इधर चलता तो क्या यहाँ पे साइन लगा देते हैं, माइनस। समझ रहे हो इतनी बात, जो कि माइनस साइन के साथ यहाँ आएगा। अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा और डाइपोल मोमेंट इधर चलेगा। क्लियर हो, समझ गए हो ना। वेक्टर फॉर्म आएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर चल रहा है और डाइपोल मोमेंट भी उधर ही चल रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए इक्वेटोरियल एक्सिस वाले पे बात कर रहे हैं। तो इसके नीचे चाहे तो ऐसे वेक्टर फॉर्म लिखना और दोनों पे बस वेक्टर बना लेना है, प्लस में ही रह जाएगा आंसर, माइनस यहाँ नहीं होगा। बट इसमें अभी वेक्टर फॉर्म करेंगे तो देखना माइनस होगा। कैसे समझाते हैं, पहले निकालो तो वैल्यू निकालो। माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है। जैसे लिए वैसे ले रहे हो, तुम्हारा मन तुम प्लस क्यू इधर ले लो, माइनस क्यू इधर ले लो। ऐसा नहीं है कि इससे डाइपोल चेंज हो जाएगा। मैं माइनस इधर ले रहा हूँ, प्लस इधर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इधर ही बना के रखा हूँ माइनस में। अब ये बीच का पॉइंट है जिसमें ये ए है, ये ए है, और इस पॉइंट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर, कितने डिस्टेंस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, x। अरे अभी x पे तो इधर लिया था, यही x तो इधर था, अब इसी x को तुमने उठा दिया है तो x ही रखना। अगर पहले में r लिए हो तो इसमें भी इसको क्या लेना, r लेना, कि फॉर्मूला याद रहेगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको x ले लिया, इसी जगह पे एक पॉइंट बना लिया P पॉइंट, और इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ध्यान से देखो, क्या यही इक्वेटोरियल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाएगा, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा इस पे, क्या एक माइनस क्यू और एक बार प्लस क्यू। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेंटर से पहले वहाँ लाइन ज्वाइन करना पड़ता है, क्या इसी लाइन के अलोंग लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दिया था तो इसको डार्क कर लो, ये नहीं दिया है, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ये नहीं दिया है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पे निकालेंगे तो माइनस क्यू की चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, बताओ क्या नाम होगा इसका। क्लियर, सेकेंड चार्ज इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर जाएगा ऐसे, क्या नाम होगा, E2। क्लियर है। अच्छा, ये लाइन देखो, थोड़ा सा ऐसे बना लो, मतलब ये ऐसे एक ट्रेंगल बना लो, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, और ये भी एक ऐसे ट्रेंगल बना लो कि तुम्हें समझ में आए, एंगल वाला खेल समझ में आए। अब थोड़ा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा लेता हूँ, थीटा, और यहाँ पे भी एंगल थीटा लेता हूँ, क्योंकि ये ए है, ये ए है, और एकदम बीच से लाइन गई है यहाँ पे, तो ये लाइन और ये लाइन सेम रही होगी। अरे परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया गया, ये दोनों सेम हो गया है, मीडियन है ये, तो क्या ये भी अगर आर माने तो ये भी क्या रहा होगा, आर ही रहा होगा। तो आमने सामने की जो साइड्स अगर इक्वल हो रही है तो इसका मतलब एंगल भी क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। ट्रायंगल में तो आपने पढ़ा है। अब एक बात बताइए, ये जो E1 चल रहा है इधर, बस ध्यान से समझना, अभी ये E1 जो इधर चल रहा है इसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड है और ये भी इंक्लाइंड है।
तो दोनों के क्या कंपोनेंट ब्रेक होंगे। कंपोनेंट ब्रेक होने का मतलब है पहले तो तुम एंगल देख लो कि एंगल कहाँ पे होगा। तो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा रहा होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी एंगल थीटा रहा होगा। तो क्या इसका E1 का कंपोनेंट एक इधर कितना रहा होगा, E1 कॉस थीटा, और नीचे कितना रहा होगा, E1 साइन थीटा। बना नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कैंसल आउट होना है, अभी समझा रहा हूँ कैसे। अब E2 पे आओ, थोड़ा ध्यान से देखो, E2 इधर चल रहा है और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या रहा होगा, क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल रहेंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो क्या ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, तो ये भी थीटा हो गया। अब एक बात बताओ, ये थीटा है तो E2 का एक कंपोनेंट क्या इधर ही चलेगा, क्या चलेगा, E2 कॉस, और एक ऊपर चलेगा कितना, E2 साइन थीटा। नीचे आया है E1 साइन थीटा और ऊपर कितना गया है, E2 साइन थीटा। कैंसल आउट नहीं होगा अभी, क्योंकि E2 है और एक में E1 है, दोनों E कॉस E साइन थीटा होता तब ना कैंसल आउट होता। तो ऊपर गया है E2 साइन थीटा और नीचे आया E1। बट देखो थोड़ा ध्यान से, E1 और E2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी होगी, E1 की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वजह से K चार्ज है Q और डिस्टेंस कितना लिए हो, तो R स्क्वायर, क्या एक इक्वेशन बना। और E2 की वैल्यू निकाला तो K चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस यहाँ से ये भी कितना है R स्क्वायर। तो क्या E1 E2 सेम है, तो क्या मैं E1 और E2 दोनों सेम है तो उनको मैं क्या E मान सकता हूँ क्या। अब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा क्या कैंसल आउट हो गया, और यहाँ E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा से E कॉस थीटा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए था, तो ऊपर वाले कंपोनेंट तो कट गए, मतलब इसी को बस जोड़ देना है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2E कॉस थीटा। अरे E कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2E कॉस थीटा। ठीक है, अब E की वैल्यू उठा के पुट कर दो। E की वैल्यू कितनी निकाले हो, K Q अपॉन में R स्क्वायर। और कॉस थीटा को थोड़ा ध्यान से देखो, किसी एक ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या A अपॉन R लिख सकता हूँ क्या, तो कितना लिख दूंगा यहाँ पे A अपॉन R। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, कितना आएगा 2KQA अपॉन RQ, 2KQA अपॉन RQ। एक बात बताओ, यहाँ पे Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या P कहलाता है, तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे KP अपॉन में RQ। ये किसकी वैल्यू है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट एक बात सुनना, क्या क्वेश्चन या जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको R दिया था, नहीं, R आपने माना है, तो क्या R को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बस क्या पता था A और X। हमने तो बोला था ना X डिस्टेंस पे निकालना है और A जो है डाइपोल का लेंथ है हमारा, तो हमें बस A और X पता है। तो क्या मैं R को हटाऊंगा पाइथागोरस लगा के, हट सकता है। बताओ यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर, अरे रूट में आएगा पावर 1/2, यहाँ भी वही रहेगा। तो R की वैल्यू उठा के पुट कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड KP अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 1/2, और ऑलरेडी पावर 3 है तो क्या 3/2 हो जाएगा। समझ गए, ये फॉर्मूला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट हमें तो आइडियल के लिए पढ़ना होता है, हमें किसके लिए पढ़ना होता है, आइडियल। आइडियल में कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाती है, X, कौन छोटा हो जाता है, A। तो क्या A को निगलेक्ट कर दें, A को 0 कर दें, तो अगर आइडियल डाइपोल है तो X इज मच मच ग्रेटर देन A। इस केस में बताना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा ध्यान से देखो, KP अपॉन A 0 हो गया, X स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 क्या कैंसल हो जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा, XQ। ये कहाँ पे मिला, इक्विटोरियल एक्सिस पे।
ये स्केलर फॉर्म है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का वेक्टर देखना पड़ेगा? बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आ रही है? मेरी तरफ आ रही है। ध्यान से देखो, नेट ई कॉस थीटा, क्या यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2e कॉस थीटा। और डाइपोल मोमेंट किधर चल रहा है? निगेटिव से, क्या उधर चल रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट इधर, कितने डिग्री का एंगल बना? 180। मतलब क्या, जब हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो साइन क्या लगाएंगे? माइनस। मतलब वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस के पी अपॉन एक्स क्यू, और इस पे वेक्टर बना देंगे। यही फॉर्मूला हमारा पूछा था क्वेश्चन में। बस के की जगह पे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट दे दिया था। के की जगह पे क्या रख सकते हो? 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। समझ रहे हो ना? इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो ना, क्या, माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट एक्स क्यू। क्या समझ रहे हो ये वाला फॉर्मूला? के की जगह पे बस वैल्यू उठा के रख दिया हूँ। तो यही दिया था ऑप्शन में, देख के हमें माइनस और प्लस में बस गड़बड़ी करना था। तो वेक्टर फॉर्म में जब आएगा तो माइनस में लगा रहेगा, ये बात याद रखना। आइडियल होगा तब ये है, नहीं है तो ये नोट कर लो। इसके बाद से एक रिलेशन मिल गया हमको। रिलेशन ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल का। दिख रहा है? इसमें फॉर्मूला कितना आया था? 2kp अपॉन, और इसमें कितना आया है? तो क्या इसी का डबल किया गया है क्या यहाँ पे? अरे 2 बस आया है और यहाँ पे 2 नहीं आया है। तो इसको अगर डबल करोगे तो किस चीज़ का मिल जाएगा? एक्सिस वाले का। तो ई एक्सियल जो होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना फॉर्मूला ये। एक निकालोगे, दूसरा का बस डबल कर दोगे। जल्दी करो थोड़ा। हटा दें, जल्दी करो। थर्ड पॉइंट है at a anywhere या at a any point except axial line or equatorial line।
इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन को छोड़ के कहीं पे भी निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो ये थर्ड एंड लास्ट है, देखते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से समझो। पहले इस ये हटा रहा हूँ मैं सर। हो गया नोट? वो रिलेशन लिख लेना, बाकी अब नीचे क्वेश्चन करेंगे तो उसका यूज करेंगे। देखो दाइन, इधर देखो, एनीवेयर है, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, इन लाइन को छोड़ के कहीं पे भी निकालना है। तो हम मानते हैं, जैसे चार्ज हमने लिए थे -q, ध्यान से सुनो, और यहाँ पे एक चार्ज है +q। ठीक, इनके बीच में सेंटर और सेंटर से ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है। मुझे कहीं पे भी जाना है तो कहीं पे मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, सपोज दैट मैंने ये पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट तुम ध्यान से देख लो कि क्या ये पॉइंट तुम्हें लग रहा है ना ही इक्वेटोरियल है ना ही एक्सियल है, ना एक्सिस पे है और ना ही इक्वेटोरियल वाली एक्सिस पे है, दोनों में से कहीं नहीं है। तो क्या हम इसको यहाँ पे पहुँचना है तो हमें डिस्टेंस क्या दिया है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? बार बार वही दिया रहा है, x। ठीक है, अच्छा अब एक बार एक और चीज दिया होगा इसमें, ध्यान से सुनो, x के साथ साथ एक चीज और पता होगा हमें, थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे पहुंचना है P पॉइंट पे, तो या एक तो r पता होना चाहिए, और इस एक्सिस से कितना ऊपर जाके ये ड्रॉ किया गया है लाइन, वो एंगल पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म समझ जाना, क्या इसको हम थीटा मान लें? समझ गए? क्लियर? अब एक बात बताना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये -q +q मिलके बना रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो किधर चलेगा? निगेटिव से पॉजिटिव। तो हम मान लेते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इधर चल रहा होगा, p वेक्टर इधर चल रहा होगा, मतलब p इधर चल रहा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। अगर इस लाइन को हम x एक्सिस मान लें, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को बस ऐसे भी बढ़ा रहा हूँ, नीचे मिटा दूंगा, मतलब एक इसको ही हम रेफरेंस मान रहे हैं, इसको ही अगर हम रेफरेंस मान रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस लाइन से ये कितने डिग्री पे घुमा हुआ है डाइपोल मोमेंट? थीटा। तो क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे? इस लाइन पे बनाना है, ध्यान देना, तो इस लाइन पे एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, कितना बनेगा? P cos, अरे एंगल है यही, तो P cos थीटा। ये देखो ध्यान से, ऐसे समझो भाई, ऐसे अगर P इधर है, थीटा एंगल बनाया है, तो एक तो इसी पे बन जाएगा कितना? P cos थीटा, और एक ऊपर बन जाएगा इससे 90 डिग्री पे कितना? P sin थीटा। तो अभी हम इसको x एक्सिस मान लिए हैं, तो इससे ये कितना एंगल बनाया है? थीटा। तो इस पे कितना ये चला? P cos थीटा, और इस पे 90 डिग्री, क्या ऐसे बन जाएगा, जो कि कितना होगा? P sin थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये लाइन है और इससे 90 डिग्री थोड़ा सा और अंदर करके बनाना, यूँ जा रहा होगा, समझ रहे हो? ये P sin थीटा कह रहा है। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या था मैं बता रहा हूँ। हमें इसी P पॉइंट पे, अब देखो P कंफ्यूज मत होना, ये डाइपोल मोमेंट नहीं है P, ये पॉइंट है। चलो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, B पॉइंट दे देते हैं, A भी नहीं क्योंकि A ये है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं B पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दो डाइपोल मोमेंट पहले ही बांट दिया हूँ मैं, एक P sin थीटा और एक इसी लाइन पे चल रहा है P cos थीटा। तो इस P पॉइंट के लिए ध्यान से समझना, इस P पॉइंट के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगे? दो, क्योंकि दो डाइपोल मोमेंट है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे, समझ रहे? एक डाइपोल मोमेंट इस पॉइंट के लिए क्या उसी लाइन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके, और एक क्या इससे परपेंडिकुलर चलेगा, मतलब इस पॉइंट के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड मिले? दो। और एक उसी लाइन पे जो चलता है, क्या उसको एक्सियल कहा जाता है?
और उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर निकलता है उसको क्या हम कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं। मतलब इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर चलेगा जो कि ई एक्सियल के नाम से जाना जाएगा, और एक इसी पे ऐसे चलेगा जो कि किस नाम से जाना जाएगा, ई परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे और जोड़ेंगे, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, तो जोड़ेंगे तब जाके हमें किस वेक्टर का पता चलेगा, ई नेट का पता चलेगा। समझ गए इतनी बात? तो ई नेट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर और ई एक्सियल। ये तो तुम निकाल के बैठे हो। आइडियल डाइपोल मान लेते हैं, चलो इसको आइडियल डाइपोल, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम याद करोगे ठीक है, मगर इसमें यूज करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये फॉर्मूला आसान होगा, 2kp/x³ एक्सियल का हो गया और इक्वेटोरियल का हो गया kp/x³। ठीक है, तो बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, पहले हम ई परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल कितना होता है, kp/x³। बस ध्यान देना, kp/x³, बट ये केवल p नहीं है, केवल p नहीं है, p तो उसमें था, इसमें क्या है, तो क्या साइन थीटा भी लिखना पड़ेगा। और इसी तरह अगर ई एक्सियल लिखोगे तो कितना होता है, 2kp/, इसमें एक्सिस के लिए क्या हमें ये डाइपोल मोमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने p को दो पार्ट में तोड़ दिया है, तो किसको लेना पड़ेगा, p cos थीटा को। समझ गए इतनी बात? अब ये ई परपेंडिकुलर ई एक्सियल मिल गया, क्या दोनों का वेक्टर कितने डिग्री पे है, 90 पे जब होता है तो नेट निकालने का तुम्हें तरीका पता है, बताओ, क्या ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर, और बाकी तो जीरो हो जाता है। बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, k² p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में x का पावर 6 प्लस ई एक्सियल करोगे तो 4k² p² cos² थीटा अपॉन में x का पावर, बाहर निकाल लो, k² p² x³, अरे x का पावर 6 है, बाहर आके x³ क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, बचेगा। अब या तो इसी को याद रखो, या तो साइन या कॉस एक टर्म में याद रखो। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 - cos² थीटा, क्या लिख सकते हो, 1 - cos² थीटा। तो क्या kp/x³ 1 - cos² थीटा जब लिखोगे तो क्या ये घट जाएगा इससे, क्या 3 हो जाएगा प्लस में, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 cos² थीटा प्लस में 1। ये होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट एनी पॉइंट के लिए है। फॉर्मूला याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड kp/x³, 3 cos² थीटा प्लस 1। इसमें दो चीज़ गिवन थी, x और एंगल थीटा, x और एंगल थीटा, बाकी p डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू q × 2a होती है। ठीक है, तो q और a पता ही है, निकाल सकते हो, यहाँ से नोट कर लो इसको।
चलो क्वेश्चन करो, नोट कर लो पहले, थोड़ा जल्दी करो। बोलें क्वेश्चन, लिखिएगा पहला क्वेश्चन। टू चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, एक प्लस का 10 माइक्रोकूलम है, एक माइनस का है, एक ही में लिखना है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm apart, 5 mm apart. Determine the electric field फर्स्ट लिखिएगा at a point P, at a point P on a axis of dipole, at a point P axis of dipole 15 सेंटीमीटर 15, और दूसरा लिखिएगा B मतलब सेकेंड पॉइंट at a point P 15 सेंटीमीटर away from the center of dipole at equatorial axis, away from the center of a dipole at equatorial axis। ठीक है, सॉल्व करो। दो चार्जेज हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है, 5 mm में है और वो सेंटीमीटर में है, तो जाहिर सी बात है एक सेंटीमीटर में और एक mm में है, तो हम केस ले सकते हैं आइडियल का, मतलब एक सेंटीमीटर में दिया गया है और एक इसमें दिया गया है मिलीमीटर में दिया गया, तो छोटा है इस केस में, तो हम मान लेंगे कि डाइपोल कैसा है, आइडियल है, और आइडियल है तो इक्वेटोरियल का पता है तुम्हें क्या होता है kp/x3, और अगर एक्सियल को देखें तो 2kp/x3। रख दो वैल्यू, फटाक से बताओ कितना होगा, पहले बताओ 15 पहला वाला 2kp/x3, 2kp की जगह पे क्या रख सकते हो, अरे q इंटू 2a, रख दो वैल्यू सारी, 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, चार्ज कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम का, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, कितना mm है डिस्टेंस 5 mm, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना, मतलब वो टोटल 2 है, अब उसका डबल मत कर देना, ये नहीं दिया है, वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, मतलब क्या वो 2a कहलाएगा ना, तो उसको 2a मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर में लिखोगे, और x कितने डिस्टेंस पे निकालना है 15 सेंटीमीटर, वही x है हमारा, तो x की वैल्यू क्या 15 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², रख के सॉल्व कर लो, और जितना है उसका आधा कर दो, इक्वेटोरियल मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो तुम निकाल रहे हो एक्सिस का है, इसका आधा करोगे तो क्या इक्वेटोरियल मिल जाएगा ना, ऊपर रिलेशन लिखे हो, एक्सियल निकाल रहे हो, इसका आधा कर दोगे तो क्या इक्वेटोरियल मिल जाएगा,
मतलब हाफ करना है इसको। निकाल लो पहले कितना आ रहा है। जल्दी बताओ, आया? आ क्या आवाज़ नहीं आ रहा? हाँ नीचे क्यूब कर लो भाई, वो नीचे x का क्यूब है तो क्यूब तो हो गई। 15 का क्यूब लिख लो, कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225, क्यूब करेंगे क्या 33, शायद 3375 आएगा क्या? 3375 चेक कर लेना एक बार। 3375 या 3325 कुछ ऐसे आएगा। ठीक, आ गया। 1/6750, ये क्या होता है? नंबर बताओ, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एक बार देखो। पहले तो ऐसे कैलकुलेट कर लो जो कटने पिटने वाला है। 5 का इसका 3375 आया ना, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर लो, 10 हो जाएगा। एक 10 है ही है, ये है ना 10, तो 2 हो गया 10, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9। ऐसे लिखता हूँ मैं, 9 इंटू 10, 10 में 2, ये 5, 4 बच जाएगा ऊपर, 4 ही बचेगा ना भाई। और ये है तुम्हारा 15 का कितना है? 3375 और 10 का पावर -6 ऊपर जाएगा ये, तो ऊपर जाके क्या जुड़ जाएगा? सही है ना भाई? 5 माइक्रो कूलम है, 5 mm है, तो 10 का पावर मीटर में आएंगे तो 10 का पावर -3, सेंटीमीटर में तो -2 ही रखेंगे। ठीक है, क्यूब हो गया 6, सही तो हुआ है। ये ऊपर लेते जाओ, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 का पावर 10 हो जाएगा। अरे 9 है, 5 2 जा 10 और 10 2 हो गया, और 3। अच्छा, तो -1 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा ना, 10 का पावर 8, अब सही है। और नीचे 10 का पावर -6 ऊपर जाएगा तो अब ऐड होगा। अब सही है, 9/3375 है। अब इसी को बस डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, इनटू में 10 का पावर समथिंग जो 14 चल रहा है उसको रख लो। डिवाइड कर लो एक बार, इसको डिवाइड करते हैं। 3375 0.0026 समथिंग जा रहा है, 0.00266 इंटू 10 का पावर 14, 1 2 3 3 पॉइंट अगर दे देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? ये 2.6 इंटू 10 का पावर 11 हो जाएगा।
अरे भाई 2.66 होगा ना ये, 2.66 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन पर कूलम। पहले का आंसर ये है। अब दूसरे में थोड़ा ध्यान से देखो, बात नहीं, हमें दूसरा किस पे निकालना है, सेम 15 सेंटीमीटर पे ही निकालना है। ये 15 सेंटीमीटर एक्सिस पे था, वो कहाँ चला गया है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या, जब सब वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या डायरेक्ट इक्वेटोरियल निकालना है, तो 2 को इधर भेज के डिवाइड करा दे, और एक्सियल का तो निकाले ही हो, उसी को बस किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो क्या हम लिखेंगे, ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन में 2। ई एक्सियल 2.66 इंटू 10 का पावर 11 डिवाइडेड बाई 2। बताओ कितना हो जाएगा ये, 1.33 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आइडियल का केस लेके किए हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, the equatorial axis of a dipole is E if the strength of the dipole and distance are doubled, then the electric field will be ऑप्शन लिखिएगा, E/2, E/8, E/4 and E। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है और इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है करेक्ट। एक बार बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसके डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ई थी, ठीक है, और किस एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे तुम्हें पता है कितना होता है, kp/x³। ठीक है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। बात नहीं, मैं बोला हूँ सॉल्व करने के लिए। हाँ, ऑप्शन सी। और किसी का आया? हाँ, फर्स्ट, थर्ड, इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kp/x³, यही होता है। x डिस्टेंस होता है और p क्या है, डाइपोल मोमेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, k तो कांस्टेंट है, हटा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p/x³, इन्हीं दो पे डिपेंड कर रही है। डाइपोल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। उसने किसको बढ़ाया है, दो चीज़ों को, डाइपोल की स्ट्रेंथ को और डिस्टेंस को। तो डाइपोल की स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। कैसे रिलेशन में, ये रिलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। और डिस्टेंस x³ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो अब हम पहले वाले केस के हिसाब से लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं पहले वाले केस में ये 1 है और ये k है अपॉन में, दूसरे वाले केस में E2 हो गया है और ये कितना हो जाएगा, k तो k ही रह जाएगा, डाइपोल डबल हो गया है तो p से क्या 2p हो जाएगा, अरे स्ट्रेंथ डबल हो गई ना, और डिस्टेंस भी डबल हो गया है तो x से कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा। समझ गए। और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना था, E था, अब हमें E2 तो निकालना है, तो क्या यहाँ से k से k, p से p, x q से x q, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 से 8 कटेगा तो क्या 1/4 कहाँ चला जाएगा, तो E अपॉन E2 की वैल्यू क्या 4 आई, देन E2 की वैल्यू कितनी आएगी E/, पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या 1/4 हो गया है। समझ गए हो इतनी बात, नोट कर लो। ऑप्शन नंबर 3 E/4। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए। बोले द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज when placed at a distance, when placed at a distance 0.10 meter from the middle of electric field, from the middle of electric dipole लिखना, सॉरी, from the middle of electric dipole on its axial line, on its axial line is 0.025 Newton, 0.025 Newton, and when it is placed at a distance of 0.2 meter, the force is reduced 0.002 न्यूटन, फोर्स घट के 0.002 न्यूटन हो जा रहा है। कैलकुलेट द डाइपोल लेंथ, ब्रैकेट में 2a लिख ले रहे हैं, कैलकुलेट द डाइपोल लेंथ। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझो। पहले बोला है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब कौन सा, Q, और Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, जो भी ले रहे हो, ठीक है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, ठीक। फिर बोला है व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.10 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इट 0.025 न्यूटन, उस पर फोर्स लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे जब उसको रखा जा रहा है 0.10 मीटर पे एक्सियल लाइन पे, तो फोर्स लग रहा है 0.025 न्यूटन। और जब उसी को इक्वेटोरियल पे ले जाके रखा जा रहा है कितना, तो फोर्स घट जा रहा है, डिस्टेंस कितने पे ले जाके रखा गया है 0.2 मीटर वाला इक्वेटोरियल वाले पे, तो फोर्स घट के 0.002 न्यूटन हो जा रहा है। तो बोला है कैलकुलेट करिए डाइपोल की लेंथ क्या है। तो तुम्हारे पास देखो दो चीज़ हैं यहाँ पे, फोर्सेस जो हैं वो दो फोर्सेस गिवन है, एक फोर्स F1 है,
0.025 न्यूटन का, और इस केस में डिस्टेंस तुम्हारा लग रहा है कितने का, जिसको x तुमने माना है वही उसी डिस्टेंस पे निकालना है 0.10 मीटर। और दूसरे केस में फोर्स कितना लग रहा है 0.02 न्यूटन का, और इस केस में x2, ये x1 है और ये x2 कितने डिस्टेंस पे हो जा रहा है 0.2 मीटर का। क्लियर है इतनी बात। और डाइपोल की लेंथ कितनी है वो हमें नहीं पता है, 2a नहीं पता है, वो तो हमें निकालना ही है, समझ गए ना, 2a हमें निकालना है। अब सर इससे कैसे सॉल्व होगा, तो देखो एक बात बताओ, ये पहले वाले केस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू Q1 या Q इंटू E1, और दूसरे वाले केस में क्या लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2, क्योंकि चार्ज पे फोर्स कितना लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, तो Q इंटू E, यही तो फोर्स लगता है। तो अब एक बात बताओ, क्या F1 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 0.025 दिया है, Q कितना है 1 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 है, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वाला केस क्या एक्सियल है, तो क्या हम इसको E एक्सियल लिख देंगे, समझ गए इतनी बात। ये 1 हटा दें, E एक्सियल की वैल्यू कितनी आई 0.025, और यहाँ देखो F2 की वैल्यू कितनी है 0.002 न्यूटन, Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, और E2 कितना है, ये क्या एक्सियल है कि इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, तो क्या यहाँ से इक्विटोरियल की वैल्यू ये आई, क्या दो इक्वेशन बने। अब बताओ E एक्सियल की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरा लिखना है, आइडियल नहीं है ये। क्वेश्चन में हमें क्या पता है आइडियल है, क्योंकि ए तो पता ही नहीं है ना हमें। तुम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो 2kp अपॉन एक्स, क्यों नहीं लगा रहे हो भाई, क्यों, ये तब लगाओगे जब तुम्हें पता होता कि डाइपोल आइडियल है। तुम्हें तो डाइपोल का लेंथ ही निकालना है, तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो उसके ऊपर मिला था, जिसमें x की वैल्यू 0 नहीं हुई, a की वैल्यू 0 नहीं हुई थी, तो वो फॉर्मूला याद है तुम्हें कितना मिला था, जल्दी बताओ 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस था ना, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आओ 0.002 इक्विटोरियल का फॉर्मूला बताओ कितना आया था, kp अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही आया था। इसमें ऊपर x नहीं ना था कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ देखो p और यहाँ पे p, दो इक्वेशन मिले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड तो कर सकते हो ना फर्स्ट सेकेंड को। जब डिवाइड करोगे तो क्या kpx kp, x छोड़ दो, kp और kp कैंसल आउट हो जाएंगे, समझ रहे हो, कैंसल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, ठीक है। तो जब ये स्क्वायर मतलब ऐसे डिवाइड करना है इसको, अब बस समझा रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू, आप a की वैल्यू निकालनी है, x दिया हुआ है, x की वैल्यू पुट कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से पुट कर सकते हो x की वैल्यू, यहाँ x है, पुट हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ऐसे लिखोगे 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है kp अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 3/2, इधर 0.025 और 0.002 न्यूटन, ठीक है। देखो क्या क्या कट जाएगा, k से k, p से p कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू यहाँ रख दो। फिर अब तुम सोच रहे हो सर 3/2 है, ये 3/2 है, तो 3/2 कैसे हटेगा, हटा सकते हैं 3/2 को, हाँ 3/2 कैसे आया था, एक क्यूब में था और एक रूट में था, तभी तो 3/2 आया था। नहीं अगर हटा पा रहे हो तो वैसे लिख दो, और स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर देना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ऐसे समझो, इसको ऐसे लिखो
2x इसके साथ कौन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन इसके साथ कौन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर देखो, इधर पॉइंट हटा देते हैं भाई, क्या इधर पॉइंट हटाएंगे तो 25 और नीचे 2 आएगा, क्या दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, पॉइंट हट गया। अब एक बात बोलना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं नीचे वाले को छोड़ दूँ, ये जो टर्म लिखा है ये सॉल्व करने में सर दिक्कत होगा क्योंकि पावर 3/2 है, तो 3/2 है तो एक रूट में लिख लो और एक क्यूब में रहने दो, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक बार क्यूब रहने दो और एक बार रूट रहने दो और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, मतलब ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1/2 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3, मतलब वही है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ से और यहाँ से ये 4 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, वनली ऊपर क्यूब ही तो बचेगा। अब x की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही बड़ा होगा क्योंकि x रख दोगे तो बस एक अननोन क्वांटिटी क्या बचेगी, a, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ ये जाएगा, a को एक तरफ लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, a मिलेगा, उसको डबल कर देंगे क्योंकि हमें डाइपोल की लेंथ पूछा था 2a, तो यहाँ से a आएगा, a को डबल कर देना। क्लियर है इतनी बात, कैलकुलेट करना, इसमें देखना a की वैल्यू कितनी आ रही है, बता दिया हूँ कैसे सॉल्व करना है। आगे कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, इसी से डाइपोल टॉर्क की वजह से कितना होता है।